कल हम लोग धातु के भौतिक गुण के बारे में जान रहे थे। कल हम लोग धातु के भौतिक गुण के बारे में जानकारी प्राप्त हुई या मैंने आप लोग को बताया। आज हम आप लोग को रासायनिक गुण के बारे में, धातु के रासायनिक गुण के बारे में बताएंगे। देखिए, रासायनिक गुण जो होता है ये इसमें पदार्थ अपना मूल गुण खो देता है। रासायनिक अभिक्रिया जो होता है या रासायनिक परिवर्तन जो होता है, ठीक है ना, इसमें पदार्थ अपना मूल गुण का कर देता है, खो देता है। तो अब हम लोग धातु को अन्य धातु, अन्य तत्व या अन्य अधातु के साथ अभिक्रिया करके हम लोग अब रासायनिक इसके गुण के बारे में जानेंगे कि रासायनिक गुण में क्या होता है। चलिए देखते हैं धातु के रासायनिक गुण। आइए आज हम लोग धातु के रासायनिक गुण के बारे में जानेंगे। यहाँ पे धातु के रासायनिक गुण में सबसे पहले दिया गया है सभी धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाए। क्या लिखा है? सभी धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। अब आप लोग बोलिए कि सर ऑक्सीजन, तो आप लोग चलिए हम आप लोग को जैसे में दिखाते हैं। ये क्या है? मान लो कि ये सोडियम है और प्लस ये क्या है? ऑक्सीजन है। अब क्रिया इससे करेंगे हम लोग तो क्या बन जाएगा? सोडियम डाइऑक्साइड। मैंने क्या बोला? जितना भी धातु, ठीक है ना, जितना भी क्या है धातुएं, जितना भी धातुएं हैं, ठीक है ना, वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे? ऑक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ऑक्साइड। तो इसको हम लोग बोलेंगे सोडियम ऑक्साइड। चलिए यहाँ पे हम लोग मैग्नीशियम से अभिक्रिया करते हैं। तो मैग्नीशियम से अभिक्रिया कर दिए तो हो जाएगा यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब हम लोग यहाँ पे जितना भी मान लीजिए अभिक्रिया कर रहे हैं, तो ये हम लोग का है धातु और ये ऑक्सीजन जो है का है अधातु है। लेकिन यहाँ पे बोला गया कि ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, यानी जितना भी धातुएं हैं वे सब किसके साथ क्रिया करता है? ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके क्या बनाता है? किसमें परिवर्तित हो जाता है? ऑक्साइड में। यहाँ पे सपोज कर लो कि यह कैल्शियम है और ये क्या है? ऑक्सीजन है। अब क्रिया का फलस्वरूप क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। तो ये ऑक्साइड बनाएगा। यानी दिमाग में आप लोग बैठा लीजिए कि जब हम लोग धातु के भौतिक रासायनिक गुण के बारे में अध्ययन करेंगे और जब जितने भी धातु हैं ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे तो हमेशा ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएंगे, वो हमेशा ऑक्साइड बनाएंगे। चलिए आप लोग लिख लीजिए, फिर अगला स्टेप में हम आप लोग को बताते हैं। हो गया?
अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्या। अब बताया क्या है कि धातु के कुछ ऑक्साइड भास्मिक होते हैं और जल से अपक्रिया करके क्षार बनाते हैं। धातु के क्या बोला गया है, धातु के ऑक्साइड कुछ क्या होते हैं, भास्मिक होते हैं। वह जल से अपक्रिया करके, कुछ ही जल से अपक्रिया करके क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, क्षार बनाते हैं। अब आप लोग को क्षार पकड़ में नहीं आएगा, इसे पीछे वाला चैप्टर में बताया गया, आप लोग को पकड़ में आ जाना चाहिए। देखिए धातु के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं, कुछ ऑक्साइड जल के साथ संयोग करके क्षार बनाते हैं। अब आप लोग को यह जानना है कि क्षार क्या है। तो भर्म जो भास्मिक होते हैं उसमें जल की मात्रा मिला दिया जाए उसको हम लोग क्षार बोलते हैं, या क्षारक में जल की मात्रा मिला दिया जाए उससे हम लोग क्या बोलते हैं, क्षार कहते हैं। आइए हम लोग बताते हैं, आप जानते हैं। जैसे में यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड है और प्लस यह जल से अपक्रिया कर लिया, ये सोडियम ऑक्साइड और ये जल से अपक्रिया कर लिया, क्या बनाएगा, अपक्रिया का फल बनेगा सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोडियम ऑक्साइड है, इसका नाम क्या है, सोडियम ऑक्साइड। ये क्या है, जल है। अब ये क्या हो गया, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। आप समझ लीजिए ये सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड है। तो मैंने क्या बोला, धातु के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं, कुछ ऑक्साइड जल के साथ संयोग करके क्षार बनाते हैं, और जब भस्म में जल की मात्रा आ जाती है तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षार कहते हैं। क्या पर लिखा गया है, कैल्शियम ऑक्साइड, अब प्लस यहाँ पे हो जाएगा जल H2O, अब क्रिया का फल बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। ये हम लोग का कहा है कैल्शियम ऑक्साइड है और ये जल है, और ये क्रिया का फल क्या बन गया है, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। तो आप लोग को ये समझ में आनी चाहिए, या ये बात आप लोग को अवश्य समझ में आनी चाहिए कि हम लोग क्या करेंगे, धातु के ऑक्साइड से जल को अपक्रिया कराएंगे तो ये हम लोग को क्या प्राप्त होगा भाई, हम लोग को प्राप्त क्या होगा, तो हम लोग को ये प्राप्त हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। ये सिर्फ कोई विशेष रूप से 10th क्लास के लिए ही नहीं है, ये किसी भी क्लास में हम लोग को आ सकता है। तो आप लोग यहाँ पे इसका बेसिक भी कह सकते हो, ये एक प्रकार से बेसिक भी हो सकता है, ये कोई क्लास में भी आ सकता है, या हम लोग को 8 क्लास से भी इस क्लास को पढ़ना है, 9th 10th क्लास में भी पढ़ना है, 12th क्लास में भी पढ़ना है, तो हम लोग जिसमें चाहे कर सकते हैं। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए।
लोग को देखना है धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वह कुछ अम्लीय होते हैं तथा कुछ भास्मिक होते हैं। क्या बोला गया है? धातु के ऑक्साइड जो भी होते हैं, धातु के ऑक्साइड कुछ क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं और कुछ क्या होते हैं? भास्मिक होते हैं। चलिए हम अब इसके बारे में आप लोग को बता रहे हैं कि अम्लीय और भास्मिक से क्या होता है। धातु के ऑक्साइड कुछ अम्लीय तथा भास्मिक होते हैं। अब आप लोग से पूछा जाएगा कि आप लोग धातु के ऑक्साइड में कुछ अम्लीय तथा कुछ क्या होते हैं? भास्मिक होते हैं। आप लोग से पूछा जाएगा कि जिंक ऑक्साइड या अब यहाँ पे जैसे भी कुछ ऑक्साइड, बहुत सारे भी ऑक्साइड हैं। यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऑक्साइड हैं जिसमें अम्ल और भस्म दोनों के गुण क्या होते हैं? पाए जाते हैं। कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं। अब आप लोग को देखना है कि अम्लीय ऑक्साइड या अम्ल या यहाँ पे क्या लिखा गया है? भास्मिक। अम्लीय और क्या हो गया? भास्मिक। ये दोनों को मिलाने पर हम लोग को क्या प्राप्त होता है? चलिए हम बताते हैं। यहाँ पे ले लीजिए, एक अम्ल लेते हैं और एक क्या लेते हैं? भस्म लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड कर लो प्लस यहाँ पे कर लो HCl। अब क्रिया का फलस्वरूप क्या बन जाएगा? यहाँ पे बनाइएगा तो सोडियम क्लोराइड प्लस क्या हो जाएगा? H2O जल हो जाएगा। अगर हम लोग कर देंगे जिंक ऑक्साइड प्लस HCl, अब क्रिया का फलस्वरूप क्या हो जाएगा? जिंक क्लोराइड प्लस H2O का हो जाएगा, जल हो जाएगा। तो अब आपको थोड़ा सा समझना है। अब आपको क्या करना है? थोड़ा सा समझना है। जिंक ऑक्साइड यहाँ पे थोड़ा सा ले लीजिए। अब आपको क्या करना है? ये है हम लोग का सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है हम लोग का अम्ल। इसको हम लोग बोल देंगे क्या हो जाएगा? ये भस्म है, ये क्या है? अम्ल है। भस्म और अम्ल। अब क्रिया का फलस्वरूप हम लोग अब क्रिया कराया, ये हम लोग का बन गया लवण और ये क्या बन गया? हम लोग का जल। ये हम लोग का बन गया लवण और ये क्या बन गया? हम लोग का जल। तब हम लोग यहाँ पे एक अम्लीय तथा भास्मिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो हम लोग का अभिक्रिया होता है या अभिक्रिया करके जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं द्विधर्मी ऑक्साइड। तो आप लोग इसको पहले लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम बता दे रहे हैं कि द्विधर्मी ऑक्साइड क्या है। देखिए, हम लोग इक्वेशन को संतुलित कर लेना चाहिए। बिना संतुलन को इसको क्या करना चाहिए? नहीं छोड़ना चाहिए। इक्वेशन हम लोग को संतुलित कर लेना चाहिए। इधर देख लीजिए, हाइड्रोजन कितना है? 2 गो, ऑक्सीजन 1 गो, हाइड्रोजन 1 गो, 2 गो, ऑक्सीजन कितना है? 1 गो, सोडियम 1 गो, इधर सोडियम 1 गो है, इधर क्लोरीन 1 गो है, क्लोरीन 1 गो है। जिंक ऑक्साइड में जिंक इधर 1 गो, इधर भी 1 गो है, ऑक्सीजन 1 गो, ऑक्सीजन इधर भी 1 गो है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? इधर 1 गो है और क्लोरीन भी 1 गो है, क्लोरीन यहाँ पे 2 गो और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 कर दीजिए। ये संतुलित हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? संतुलित हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग आगे क्रिया कराते हैं अम्ल और भस्म और फिर बताते हैं कि ऑक्साइड द्विधर्मी ऑक्साइड कैसे बनता है।
चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखना है कि द्विधर्मी ऑक्साइड क्या है। द्विधर्मी ऑक्साइड का मतलब होता है वैसा ऑक्साइड जिसमें अम्ल तथा भस्म दोनों की क्या होता है मात्रा पाया जाता है। क्या मान लें कि उसमें दोनों का गुण क्या होता है उपस्थित होता है। वैसा ऑक्साइड जिसमें अम्ल तथा क्या होता है भस्म दोनों के गुण क्या होते हैं पाए जाते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं द्विधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे द्विधर्मी ऑक्साइड क्या है। वैसा ऑक्साइड जिसमें अम्ल तथा भस्म दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे द्विधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे में एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड। यानी कहने का मतलब यह जितना भी है इसमें अम्ल तथा भस्म दोनों के गुण होते हैं पाए जाते हैं। चलिए हम आप लोग को अभिक्रिया के द्वारा इसको प्रूव करके दिखाते हैं। जिंक ऑक्साइड को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर देंगे तो अभिक्रिया का फलस्वरूप जिंक क्लोराइड प्लस H2O का निर्माण होता है। तो अब आप ध्यान रखिएगा ये अम्ल है तो यहाँ पे यह किसका काम कर रहा है भस्म का काम कर रहा है। ये किसका काम कर रहा है भस्म का काम कर रहा है। अगर यह अम्ल है तो यहाँ पे यह किसका काम कर रहा है भस्म का। तब हम लोग क्या बन गया जिंक क्लोराइड प्लस का बन गया है जल बन गया, ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे कर देंगे कि जिंक ऑक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड तो अब हम लोग इसको क्या बनाएंगे। तो अब आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको हम लोग क्या बनाएंगे, इसका अभिक्रिया का होगा। तो हम लोग बनाएंगे इसको सोडियम जिंक ऑक्साइड प्लस H2O जल। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब ये हम लोग का यहाँ पे काम किसका कर रहा है भस्म का। ये यहाँ पे हम लोग किसका काम कर रहा है अम्ल का। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे सोडियम जिंकेट प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा ये जल हो जाए। अब हम लोग का कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो क्या है हम लोग के यहाँ पे जो जिंक ऑक्साइड है कौन सा क्या लिखा गया है जिंक ऑक्साइड है। यह अम्ल और भस्म दोनों का काम कर रहा है, यानी इसमें दोनों का गुण क्या है मौजूद है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे अम्ल से अभिक्रिया कराए तो लवण और क्या बन गया जल बन गया। और फिर यहाँ पे हम लोग क्या कराए फिर इससे हम लोग भस्म से अभिक्रिया कराए तो अभी लवण और क्या बन गया जल बन गया। तो इससे साबित होता है कि जिंक ऑक्साइड जो होता है ठीक है ना इसमें अम्ल तथा भस्म दोनों के गुण विद्यमान होते हैं। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको द्विधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसमें द्विधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है ना। जिस ऑक्साइड में अम्ल तथा
भस्म दोनों के गुण पाए जाते हैं। जिस ऑक्साइड में आम्ल तथा भस्म दोनों के गुण क्या होते हैं, पाए जाते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं, द्विधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। यहाँ पे आपको पूरा पूरा स्पष्ट से समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पे देख लीजिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको क्या बोलेंगे, जिंक, जिंक क्लोराइड बोलेंगे इसको, जिंक क्लोराइड। इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, अगर संतुलन करना हो तो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कितना डाल देंगे तो ये संतुलित हो जाएगा। और इसको भी क्या है, जिंक ऑक्साइड है, इसको भी संतुलित करना पड़ेगा हम लोग। तो ऑक्साइड के सामने आप लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके सामने 2 डालिएगा, ये भी संतुलित हो जाएगा। यहाँ पे सोडियम कितना है, 2 को, इधर भी 2 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 को, ऑक्सीजन यहाँ भी 2 हो गया, ऑक्सीजन इधर 1 को, ऑक्सीजन इधर 1 हो गया, यहाँ पर जिंक 1 को, यहाँ पर जिंक कितना हो गया, 1 हो गया। और यहाँ पे कितना है, हाइड्रोजन 2 को, यहाँ पे हो जाएगा, इधर पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 को, ये संतुलित हो जाएगा। तो आप लोग को ये द्विधर्मी ऑक्साइड जो है समझ में आ गया। वैसा ऑक्साइड जिसमें आम्ल तथा का भस्म दोनों के गुण कहते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है ना, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, द्विधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब हमें बताया जा रहा है कि धातु की जो क्रियाशीलता होती है ये सभी एक समान नहीं है। धातु के क्रियाशीलता जो है सभी एक समान का होते हैं, नहीं होते हैं। कोई आसानी से क्रिया कर लेता है तो किसी को क्रिया करने में लंबा समय लग जाता है। चलिए हम लोग धातु के, ठीक है ना, धातु के ऑक्सीजन के साथ में हम बता दे रहे हैं कि कौन तेजी से क्रिया करता है और कौन तेजी से क्रिया का होता है, नहीं करता है। जो तेजी से क्रिया करता है वह मोनो ऑक्साइड बनाता है, जो तेजी से क्रिया करता है वह मोनो ऑक्साइड बनाता है, और जो तेजी से क्रिया नहीं करता है वह क्या बनाता है, सिर्फ खाली ऑक्साइड बनाता है। चलिए हम आप लोग को बता रहे हैं, यहाँ पर लिखा गया है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर लिखा गया है सोडियम तथा पोटेशियम। सोडियम तथा क्या होता है, पोटेशियम होता है। या ये दोनों ऑक्सीजन से कमरे के ताप पर अभिक्रिया कर लेता है। यानी कहने का मतलब इसको जैसे ही खुला में आएगा ये तुरंत क्या होता है, जल उठता है। यह तेजी में क्या होता है, अभिक्रिया कर लेता है तथा भास्मिक ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। क्या करता है, निर्माण करता है। अब आप लोग पूछिएगा सर इस पर कुछ ऐसा एग्जाम्पल दिखाइए जैसे हम लोग को समझ में आ जाए। तो हम पहले बोले सोडियम है और कहा पोटेशियम। सोडियम हो जाएगा, सोडियम को किससे अभिक्रिया कराना है जी, तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराना है।
अब क्रिया का फल से हो जाएगा सोडियम ऑक्साइड प्लस का हो जाएगा जल। तो अब आप लोग को देखना है ये क्या है, ये भास्मिक ऑक्साइड, ये भास्मिक ऑक्साइड है। अब आप लोग से पूछेगा भास्मिक ऑक्साइड के सिवा इसका और भी क्या नाम है, तो हम लोग बोल देंगे सोडियम मोनो ऑक्साइड। यहाँ पर लिखा जाएगा सोडियम मोनो ऑक्साइड, यहाँ पर लिख दीजिए नीचे सोडियम मोनो ऑक्साइड। अब आपको देखना है Mg प्लस CO2 सॉरी A प्लस O2। अब क्रिया का फलस्वरूप हो जाएगा K2O, या क्या है पोटेशियम मोनो ऑक्साइड। अब आप लोग देख लीजिए क्या है, अब आप लोग देख लीजिए यहाँ पे मोनो कब बना, तो ये हम लोग को तेजी से क्रिया करने वाला है। जैसे इसको खुले वायु में छोड़ते हैं तुरंत ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल उठता है, तुरंत ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, जल उठता है, तुरंत ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, जल उठता है। इसलिए यह तेजी से क्रिया करता है। तो तेजी से क्रिया करने वालों को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनो ऑक्साइड। तथा ये कौन सा है, ये भास्मिक ऑक्साइड है। इसको कौन सा ऑक्साइड बोलते हैं, भास्मिक ऑक्साइड। ये भी कौन सा ऑक्साइड है, भास्मिक ऑक्साइड है। चलिए इसको संतुलित करना है तो कर लीजिए, यहाँ पे 2 डाल दीजिए, यहाँ पे 2 डाल दीजिएगा तो हो जाएगा। सॉरी 2 दूनी क्या 4, तो यहाँ पे 4 डाल दीजिए, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 डाल दीजिए तो नहीं होगा, 2 2 यहाँ पे कर दीजिए 4, यहाँ पे 2 डाल दीजिए। 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2। चलिए आप लोग इसको नोट कर लेंगे। ये धातु इतने खतरनाक हैं, यहाँ पे जो बताया गया है सोडियम और क्या होता है पोटेशियम, ये दोनों धातु इतने खतरनाक हैं कि इसको केरोसिन में या जल में डुबा कर रखा जाता है। क्योंकि ये जैसे खुले वायु में आते हैं, ये जैसे खुले वायु में आते हैं, ठीक है ना, उस वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ में जो बड़ी तेज़ी से क्या होते हैं, जल उठते हैं। इसलिए इसको एक दुर्घटना घटने से बचाए जाने के लिए या कोई घटना घटित होने से पहले बचाए जाने के लिए इस दोनों तत्वों को केरोसिन या जल में डुबाकर रखा जाता है। कोई बहुत सारे प्रश्न आते हैं, बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं कि सोडियम या पोटेशियम को केरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है। बोलिएगा ये धातु अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन से तीव्र गति से अब क्रिया करके जल उठते हैं, जो मानवीय या मानव की या किसी भी प्रकार के क्षति पहुंचने का रहता है, डर रहता है। इससे बचने के लिए पोटेशियम तथा सोडियम तथा पोटेशियम को केरोसिन या जल के अंदर डुबाकर रखा जाता है। चलिए आप लोग को आगे बताया जाएगा।
अब हम लोग को किससे अभिक्रिया करना है? चलिए यहाँ पर हम लोग मैग्नीशियम से अभिक्रिया करते हैं। ये होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हो गया, इस सब चीज को थोड़ा सा रोक करो। मैग्नीशियम हो गया प्लस ऑक्सीजन हो गया, अभिक्रिया का फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। तो अब हम लोग को ध्यान रखना है, ये सिर्फ इससे पहले जो था मोनो ऑक्साइड बना रहा था। इससे पहले जो था क्या बना रहा था? मोनो ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम है लेकिन उतना तीव्र गति से क्रिया क्या करती है? सॉरी, मोनो मैग्नीशियम उतना तीव्र गति से क्रिया क्या करता है? नहीं करता है। इसलिए क्या होता है हम लोग का? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये हम लोग क्या बनता है? इससे क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। जिंक होता है और ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जिंक ऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिंक ऑक्साइड हो जाएगा। जिंक ऑक्साइड क्यों हो जाएगा? क्योंकि यह तेजी से क्रिया नहीं करता है। ये तेजी से क्या करता है? क्रिया नहीं करता है। परंतु मैं बता देता हूँ कि मैग्नीशियम और जिंक में मैग्नीशियम अधिक क्रियाशील होता है। मैग्नीशियम और जिंक में मैग्नीशियम अधिक क्रिया क्या होता है? शील होता है, जो क्रिया करके क्या बनाता है? ऑक्साइड बनाता है। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैग्नीशियम है और यह ऑक्सीजन है। क्रिया का फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड, दो डाल दीजिए, संतुलित हो जाएगा। तो यहाँ पर डाल दीजिए जिंक प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या हो जाएगा? जिंक ऑक्साइड। यहाँ पे दो डाल दीजिए, यहाँ पे भी दो डाल दीजिए, यह संतुलित हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैग्नीशियम और जो जिंक होते हैं ये क्रिया करते हैं, ये जल से ऑक्सीजन से सॉरी क्रिया करते हैं, लेकिन उतना तीव्र गति से क्रिया नहीं करते हैं। इसलिए इससे क्या होता है? जल से सॉरी इसको ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराने पर ये ऑक्साइड बनाता है। इसको ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराने पर क्या बनाता है? ऑक्साइड बनाता है। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हो गया। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कॉपर को ऑक्सीजन से ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, ये कहाँ है? कॉपर है, ये ऑक्सीजन है। इसका अभिक्रिया कैसे होता है? आइए हम लोग थोड़ा जानते हैं। आइए थोड़ा हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं कि इसका अभिक्रिया कैसे होता है। अब यहाँ पे ये कॉपर है और ये क्या है? ऑक्सीजन है। कॉपर और ऑक्सीजन का अभिक्रिया होने के बाद कॉपर ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? कॉपर ऑक्साइड बनता है। अभिक्रिया का फलस्वरूप क्या बनता है? कॉपर ऑक्साइड बनता है। लेकिन यह इतना आसानी से नहीं बनता है, इसको लंबे समय तक गर्म किया जाता है। इसको लंबे समय तक क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। इसको गर्म करते 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 बहुत लंबा समय तक गर्म होता है, तब हम लोग क्या बनता है? तब हम लोग क्या बनता है? कॉपर ऑक्साइड बनता है। लंबा समय तक गर्म करने के बाद क्या बनता है? कॉपर ऑक्साइड बनता है। तो मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ कि अब बहुत से ऐसे तत्व हैं जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया भी नहीं करेगा। इसको गर्म करने पर यह क्या किया? अभिक्रिया किया। यानी ऑक्सीजन जो है किसके साथ में? तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? कॉपर ऑक्साइड। इसको लंबा समय तक इसको क्या किया गया? गर्म किया गया। अब यहाँ ये स्पष्ट हो गया है कि अब इसके बाद कुछ और भी धातु को रखा जाए तो शायद वह क्रिया भी ना करे। जैसे में हम आप लोग बता देते हैं, ये सोना है, सोना और चांदी
ये जल से ये ऑक्सीजन O2 से अभिक्रिया नहीं करते हैं। ये O2 से अभिक्रिया क्या करते हैं? नहीं करते हैं। यानी अब आप लोग को कम से कम ये चीज़ ध्यान में हो जाना चाहिए कि कॉपर को बहुत गर्म करने के बाद ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, लेकिन यहाँ पे आ गया क्या है? अब यहाँ पे आ गया है सोना और क्या है? चांदी है। सोना और चांदी जो होता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया क्या करता है? करता ही नहीं है। आइए तब हम कौन यहाँ पे धातु का हम लोग प्रयोग किए हैं, थोड़ा सा हम आप लोग को बता दे रहे हैं। सबसे पहले हम लोग किस धातु का प्रयोग किए हैं? सोडियम को। सोडियम के बाद किसका आया था बारी? पोटेशियम को। पोटेशियम के बाद किसका बारी आया था हम लोग का? मैग्नीशियम को। मैग्नीशियम के बाद किसका आया था? कॉपर को। कॉपर के बाद किसका आया था? सोना को। चांदी को कर दो, और चांदी के बाद किसका आया था? सोना को आया था। तो ये हम लोग का क्रियाशीलता श्रेणी में इसको ऐसे ही दिखाया जाता है, ठीक है ना। ये क्या है? सोडियम। सोडियम के बाद पोटेशियम, पोटेशियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद क्या हो जाएगा? कॉपर, कॉपर के बाद क्या हो जाएगा? सिल्वर, और सिल्वर के बाद क्या हो जाएगा? गोल्ड। हम लोग का सबसे अधिक क्रियाशील क्या होता है? सोडियम। सोडियम के बाद होता है मैग्नीशियम या पोटेशियम। पोटेशियम के बाद मैग्नीशियम, उसके बाद कॉपर, कॉपर के बाद क्या होता है? चांदी, और चांदी के बाद क्या होता है? सोना। तो ये क्रियाशीलता श्रेणी इसलिए दिखाया गया है कि ये दोनों तेजी से क्रिया कर लेता है, ये भी क्रिया कर लेता है, लेकिन ये दोनों क्रिया करके क्या बनाते हैं? मोनोऑक्साइड बनाते हैं। ये क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। कॉपर को बहुत गर्म करने पर क्रिया होता है तो ये क्या बनाते हैं? ऑक्साइड बनाते हैं। सिल्वर तथा सोना यानी मतलब चांदी और सोना दोनों ये क्रियाशील, ये ऑक्सीजन से क्रिया करते ही नहीं है, या ये ऑक्सीजन से क्रिया बिल्कुल नहीं करते हैं, ठीक है। आप लोग इसको क्या कर लीजिएगा? क्रियाशीलता श्रेणी में इसको आप लोग ऐसे नोट कर लीजिएगा। अगर कोई पूछेगा कि क्या है ये धातु है, धातु है तो कौन धातु जो है ऑक्सीजन की क्रियाशीलता श्रेणी में सबसे अच्छा है? सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कॉपर हो गया, इसके बाद क्या हो जाएगा? चांदी, और उसके बाद क्या हो जाएगा? सोना। तो ये चीज़ आप लोग को हमेशा क्या करना है? ध्यान रखना है। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब एक और भी थोड़ा सा चीज, और भी एक दो शब्द सुनिए। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जैसे एल्युमिनिया है। एल्युमिनिया है वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है सिंपल से ताप पर, ठीक है ना। एल्युमिनियम के सिवा का है कैल्शियम भी है। कैल्शियम भी क्या कर लेता है। तो बहुत सा ऐसे अभी तत्व है जो अभिक्रिया करते हैं सिंपल सा ताप पर, परंतु ये क्रियाशीलता श्रेणी में हम लोग इसी को क्या करेंगे? दिखाएंगे। अब हम लोग धातु का जल के साथ अभिक्रिया कल पढ़ेंगे लोग। धातु के साथ जल का अभिक्रिया हम लोग कब पढ़ेंगे लोग? अब कल पढ़ेंगे लोग। आज इतना ही पर क्लास आप लोग का एंड किया जाता है। आज के लिए इतना ही। हम लोग कल